हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपकी गेट स्कोर के बारे में कि आप किस तरह से अपना रैंक के हिसाब से अपना स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए होंगे गेट का रिज़ल्ट जब आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने लग गया है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक कर जाएंगे। इसके अलावा आपका मल्टीपल सेलेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट उनमें एक्यूरेट आंसर पे पहुंचना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है, पहले के कंपैरेटिव ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो इनमें भी करेक्ट आंसर पे पहुंचने में कई बार डिफ़िकल्टी हो जाती है। रीज़न बिंग जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चंस में अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है तो आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन गलत है, तो आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं। बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपका आंसर आ गया तो आप डेफिनेटली उस आंसर को फिलअप करके ही आएंगे। तो इसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ करेक्टिव जो आप कह सकते हैं वो नहीं अवेलेबल है। और सिमिलर एमएसक्यू में भी मल्टीपल जब ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो उसमें भी आप कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कि बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए रैंक भी अच्छी नहीं आई है और मार्क्स भी आपके डाउन रहे हैं। अब जो भी आपका रिज़ल्ट रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको एक जनरल सजेशन मैं आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन रिपीट करनी है या फिर आपके चांसेस हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपको कोचिंग की नीड है या किसी एडिशनल सोर्स की नीड है। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे पहले छोटी सी बात मैं आपके साथ कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे होंगे उन सब के लिए मैं एक बेसिक सा, मैं बहुत दूर का कोई एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं अपने एकदम क्लोज़ फैमिली के ही एग्जांपल लूँगा। मेरे चाचा का लड़का है और हम दोनों ने एक साथ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज तैयारी चालू करी थी। मैं मैकेनिकल से था, वो सिविल बैकग्राउंड से था। 2017 का एग्ज़ाम हम देने वाले थे, मतलब 2016 में हमने तैयारी चालू करी। लकीली मैंने मेरा जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही निकल गया था और 2017 के इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करके मैं जॉब में आ गया था। बट जो मेरे चाचा का लड़का था उसका प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला और इंटरव्यू भी वो दे के आया, फाइनली मेरिट लिस्ट में आउट हो गया। ठीक है। देन 2018 की उसने एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसमें भी उसके साथ सेम हुआ, प्री निकला, मेंस निकला, फिर इंटरव्यू दे के मेरिट में बाहर हो गया। देन 2019 की भी उसने तैयारी कंटिन्यू करी और उसका प्री निकला, मेंस निकला और इंटरव्यू देने के बाद फाइनली उसको रैंक आई। देन उसने CPWD ज्वाइन किया। बट जब रिज़ल्ट आता है और नेक्स्ट ईयर की जो तैयारी चालू होती है, मतलब 2019 का जो रिज़ल्ट आना था और 2020 की जो तैयारी चालू होनी थी उसमें ओवरलैपिंग था। मतलब 2020 की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो इंसान पहले चालू करता है, रिज़ल्ट आपका काफ़ी लेट तक आता है। तो उसने 2020 की भी तैयारी चालू कर दी थी, मतलब कि अगर 2019 में भी नहीं होता तो डेफिनेटली 2020 भी वो दे रहा होता। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम हैं, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा लगे, आपका रिपीटेशन ज़्यादा लगे। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, मेरा छोटा भाई है खुद का, और उसने 2019 में पास आउट किया था मैकेनिकल से। उसके बाद उसका फाइनल ईयर के साथ साथ दिया तो 4000 रैंक आई थी। फिर नेक्स्ट ईयर दिया तो उसका 13000 रैंक आई। फिर नेक्स्ट ईयर वो इतना डिमोटिवेट हो गया कि एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो रैंक कहाँ से आएगी। नाउ 2023 में उसकी 548 रैंक आई है मैकेनिकल में, जो कि एक डिसेंट रैंक है। पिछले साल जितने PSUs की वैकेंसीज आई थी, अगर उतना आया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी ESC का प्रीलिम्स भी उसका हो गया है और DRDO का मेंस भी हो गया, तो उसका इंटरव्यू देगा। तो होपफुली हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो वो डेफिनेटली तैयारी कंटिन्यूशन में रखेगा। तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखना है और तैयारी कंटिन्यू रखने का थोड़ी सी हिम्मत बना के रखनी है। चलिए आज के डिस्कशन पे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ग्रीन जोन जो है वो आपके लिए आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो जोन है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर रैंक 0 to 500 के बीच में है, अगर इस जोन में उनकी रैंक है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस इसी साल 95% है। मैंने 5% रख लिया है, उसका एक रीज़न है। 5% इसलिए रख लिया क्योंकि आपका रैंक के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, है ना। और कई बार ये अच्छे टॉप रैंकर बच्चे भी इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। रीज़न बीइंग आपका गेट का जो वेटेज है
गेट एग्ज़ाम का जो वेटेज है प्लस आपका इंटरव्यू का जो वेटेज है, दोनों ऐड अप करके मेरिट बनता है। अब इंटरव्यू में आपको अलग से जो बेसिक कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पीएसयू में इंटरव्यू 15 नंबर का है तो उसमें बेसिक कट ऑफ आपकी 9 मार्क्स के आसपास होगी, ठीक है। तो बेसिक मिनिमम आपको 9 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 8 मार्क्स मिले तो फिर आपको मेरिट में कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके गेट रैंक कुछ भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको खुद से रिलेटेड दे देता हूँ। मेरा टोटल 7 PSUs के मैंने इंटरव्यू दिए थे और जिसमें मेरा 6 में सिलेक्शन हुआ था, है ना। इन 6 में BRC इंक्लूडेड था, BRC ONGC IOCL सारी इंक्लूडेड थी। हाँ, एक जो PSU जो मेरा नहीं हो पाया था वो था NTPC। अब ऑल इंडिया रैंक 16 होते हुए भी NTPC में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि मेरा जो GD है बहुत बढ़िया हुआ था। हाँ, मेरा इंटरव्यू बहुत ही बेकार हुआ था। अब अगर इंटरव्यू मेरा ख़राब हो गया था तो उन्होंने जब जिस कैंडिडेट को नहीं लेना होता PSU को, वो उसका इंटरव्यू में मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो नहीं देता है, तो मेरिट में कंसिडर नहीं होगा, फिर आपके रैंक कुछ भी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये 5% मैंने अलग से रख लिया है। एल्स पिछले साल जो वैकेंसीज आई हैं 2022 में वो अराउंड 1700 आई है मैकेनिकल में, सिर्फ मैकेनिकल में, और सिलेक्शन बच्चों के 3000 रैंक तक हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे और बहुत सारे लोगों ने पेशेंस टूट गया था और वो इन सब चीज़ों से दूर हो गए थे। हालांकि ये जो वैकेंसीज आई थी ये थ्रू आउट ईयर आई थी, मतलब आपका रिज़ल्ट तो आपका मार्च में ही आ गया था, मार्च 22 में, बट ये वैकेंसीज धीरे धीरे करके दिसंबर तक आई थी। और दिसंबर तक वैकेंसी आती है तब तक इंसान थक चुका होता है, तब तक इंसान या तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने में लग चुका होता है मिडवे में या इस टाइप से। तो आज हमारा डिस्कशन का मोड ही ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर डिसीजन अभी ले सकें ताकि आपका ये साल ख़राब ना हो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी रैंक 0 से 500 के बीच में आई है, उन लोगों के चांसेस सिलेक्शन के इस साल के गेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही बहुत हाई हैं, ठीक है। ऐसे ही OBC के जो 750 तक के रैंक के लोग हैं, है ना, उनके चांसेस इसी साल PSU मिलने के काफ़ी हाई हैं। सिमिलरली SC ST के लोग जिनकी रैंक 1200 तक आई है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। तो इन लोगों को अपना प्रॉपरली इंटरव्यूज़ की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा आप 3 to 4 मॉक इंटरव्यूज़ दें, ठीक है। अगर एक इंस्टीट्यूट से मिल जाते हैं वेल एंड गुड है, एक से नहीं मिलते 2 से लो, 2 से नहीं मिलता तो 3 से लो। गेट PSU से रिलेटेड इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है, मॉक इंटरव्यू मिलता है, वो लो। अगर वो नहीं मिल पा रहा है किसी रीज़न से, तो आप किसी भी जनरल इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू दे के आ सकते हैं। पर्पस ये नहीं है कि आपका नॉलेज चेक करना है इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिलवा के, पर्पस ये है कि जो इंटरव्यू पैनल होता है उसके आप फेमिलियर हो जाएं, आप वहाँ जाके नर्वस ना हो जाए, आप वहाँ जाके घबरा ना जाएं। इसलिए आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, चाहे भले ही किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक इंटरव्यू दे देना, बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप 3-4 मॉक इंटरव्यू दें, ताकि आप वहाँ बैठें, आप फील करें। सामने वाले जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। पहला इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे ना, मॉक इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू पैनल से बाहर आएँ तो आप सोचना आप कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको क्वेश्चन ही याद नहीं रहेंगे, है ना। तो इंटरव्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा हैबिचुअल होंगे इंटरव्यू पैनल से, तब आप नर्वसनेस का जो लेवल आपका कम रहेगा। हालांकि नर्वस हर इंसान होता है, बट उसका लेवल कम रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इस ग्रीन जोन में हैं उनके लिए स्ट्रांगली सजेस्टेबल है आप 3 से 4 मॉक इंटरव्यू दें। हाँ, जो बच्चे जनरल के हैं जिनकी रैंक 500 से 200 के बीच में है, जो बच्चे OBC में हैं जिनकी रैंक 750 से 2500 के बीच में है, जो बच्चे SC ST में हैं और उनकी रैंक 1200 से लेके 3000 के बीच में है, ये जो बच्चे हैं जो ब्लू जोन में आ गए हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस बना के रखना, ठीक है। इनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिपीट प्रिपरेशन करें, आप फिर से तैयारी करें। आपका नॉलेज लेवल ठीक ठाक है और आपको एक साल फिर से रिपीट आप करेंगे तो डेफिनेटली अगले साल टॉप रैंकर में रहेंगे। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फर्दर जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनकी रैंक 2000 प्लस है,
ओबीसी में 2500 प्लस है और SC/ST में 3000 प्लस है। इन बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं, मतलब आपको मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट आपके हो गए हैं और अभी भी आप इस येलो जोन में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप एमटेक में घुस जाइए, ठीक है, एमटेक में जाइए, साथ साथ तैयारी करिए, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन जो है वो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है। ऑनलाइन के चक्कर में नहीं आएंगे। ऑफलाइन से आपका शेड्यूल बनता है, आप डेली बेसिस पे फिक्स टाइमिंग पे पढ़ते हैं, तो आपका जो साइकिल है पढ़ने का वो मेंटेन होता है और आप कंटिन्यूएशन में रहते हैं स्टडीज़ के। सराउंडिंग में बच्चे दिखते रहते हैं, डेली बेसिस पे टीचर सामने दिखता है, मोटिवेट करता है, डोज देता है, तो आप कंटिन्यूएशन में पढ़ पाते हैं। ऑनलाइन में एक बेनिफिट रहता है कि आप लोग जब चाहें तब देख सकते हैं, बट मैं उसको बेनिफिट नहीं कहूँगा, मैं उसको आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट कहूँगा। रीज़न बीइंग, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसी भी चीज़ में, आपका डिसिप्लिन गिर जाता है और जैसे ही डिसिप्लिन गिरेगा डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे येलो जोन में हैं, है ना, अगर आपके 2, 3 या 4 या 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं फिर भी आप येलो जोन में, तो आप एमटेक ज्वाइन करें, जो भी आपका स्कोर है उसको यूटिलाइज़ करके, चाहे आपको IIT मिले या NIT मिले। और या फिर अगर आप फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, एल्स एमटेक के साथ साथ आप तैयारी करें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इन बच्चों के लिए जो ब्लू जोन में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए रिपीट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रिपीटेशन करना ही करना है, आपको 1% डाइवर्जन नहीं करना है। रिपीटेशन जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ना तो आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ना ही आप एमटेक ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चाहे भले ही आपको कोई भी अच्छे से अच्छी ब्रांच मिल रही हो, अच्छे से अच्छा IIT या NIT मिल रहा हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब ना करें, ठीक है। उसका रीज़न ये है, अगर आप एमटेक ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपके 3 से 4 घंटे एमटेक पर डे ले जाएगा, और अगर 3 से 4 घंटे का रिडंडेंसी आपके रूटीन में डल जाएगा तो आप उस बच्चे से कम्पीट नहीं कर पाएंगे जो बच्चा फुल टाइम बैठ के तैयारी कर रहा है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, अगर आप एमटेक या जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सबसे आगे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं उन सबसे आगे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे आगे जो इस साल बच्चे थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे और वो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर गेट में अपीयर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, जो बच्चे ब्लू जोन में हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि कम से कम मैंने जो ब्लू जोन जो बनाया है उसमें 1500 से 2000 के आसपास बच्चे होंगे, है ना, और इनमें से मैं गारंटीड कह सकता हूं सिर्फ 500 बच्चे हैं जो रिपीट करेंगे, बाकी कोई भी रिपीट नहीं करेगा। उन सब का मन टूट जाएगा और वो कुछ ना कुछ या तो एमटेक ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इस रैंक पे उनको अच्छी IITs मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं से उनको इस तरह का आइडिया मिलेगा कि एमटेक ज्वाइन कर लो, साथ साथ तैयारी कर लेना, बट वो सजेस्टेबल नहीं है। अगर आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे PSU ही चाहिए तो आपको रिपीटेशन ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आपका कभी भी फुल टाइम जो बच्चा बैठ के सिंसियरली पढ़ेगा ना, मतलब जो इन बच्चों में जो 500 से लेके 2000 के बीच के रैंक वाला बच्चा है जो रिपीट करेगा, वो उनमें से 500 बच्चे जो निकल के आएंगे जिन्होंने सोच लिया मैं रिपीट करूँगा, है ना, वो फुल टाइम पढ़ेगा, प्लस उसकी रैंक ऑलरेडी लेस देन 2000 है, तो उसके नॉलेज लेवल अच्छा खासा है, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन करना है, टेस्ट सीरीज करना, और सभी बच्चे से आगे रहेगा, क्योंकि 500 से नीचे जो बच्चा रैंक लेके आया वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका होगा, है ना। तो इन 500 बच्चों का जो ये डिसाइड करेंगे कि हम रिपीट करेंगे इस साल, और जिनकी रैंक इस साल 2000-2500 से नीचे है, तो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा गेट 2024। वो ऑलरेडी सबसे आगे हैं, बस उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप अपने आप को एमटेक में एंगेज करते हैं तो आप अपने आप को ओवरलोड कर लेंगे, और ये बहुत ही प्रूवन है कि ओवरलोड जब भी इंसान होता है तो उसकी परफॉर्मेंस जब तक वो मोटिवेटेड है तब तक आएगी, जिस दिन वो डिमोटिवेट हो गया उस दिन उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली जाएगी। और एग्ज़ाम की तैयारी में मोटिवेशन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोडेड ना हो,
लोडेड नहीं रहेंगे तो ये अप डाउन चलता रहेगा। अगर आप किसी दिन लोडेड हो गए तो आपका अप तो आएगा, बट जब जिस दिन डाउन जाएंगे उस दिन डाउन चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, है ना। आप भले ही आप चाहते हो कि मैं एमटेक कर लूँ, या एमटेक के बाद हो सकता है मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, या मैं कुछ जॉब ज्वाइन कर लूँ, मैं क्यों टाइम ख़राब कर रहा हूँ। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इट्स बेटर टू स्टार्ट अ करियर लेट बाय 1 ईयर इंस्टेड ऑफ अ पुअर स्टार्ट, क्योंकि आपको जीवन में बहुत ऊपर जाना है, और इसमें अगर आपका स्टार्ट काफ़ी अच्छे लेवल से हो जाता है तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए भले ही आपको 1-2 साल या 3 साल एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं, ठीक है। और मेरा पर्सनल मानना ये भी है कि जब तक आपकी एज 30 ईयर्स नहीं हो जाती है ना, तब तक आपको अपना करियर अपग्रेड करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप 30 से लेस हैं, आपको डेफिनेटली रिपीट देना चाहिए, सिंसियरली देना चाहिए। अगर आप येलो जोन में हैं, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, इसका मतलब ये है कि आपने सिंसियर अटेम्प्ट नहीं दिया अभी तक। बहुत सिंसियर अटेम्प्ट देंगे तो डेफिनेटली आप ब्लू या ग्रीन जोन में आ जाएंगे, और जो बच्चा ब्लू या ग्रीन जोन में है उसको सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक और बेनिफिट, अगर आप ब्लू जोन में और कंटिन्यू करते हैं तैयारी फुल टाइम, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और 2 से 3 इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी रैंक बहुत ही बढ़िया आने वाली है। 2-3 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो सोर्स है वो लिमिटेड है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही रहेंगे, जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे 1-2 बार, वो ही क्वेश्चन आप बार बार करेंगे। उससे बेटर है कि आप नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, वो आपको टेस्ट सीरीज़ में ही मिलेंगे, है ना। तो आप 2-3 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और गारंटीड अगर आपकी रैंक लेस देन 2-2.5 हज़ार है तो आप नेक्स्ट ईयर टॉपर्स में रहेंगे, अगर आप सिंपल फुल टाइम प्रिपरेशन करें और पूरे फोकस के साथ करें तो आप टॉपर्स में डेफिनेटली आएंगे, है ना। और नेक्स्ट ईयर आपके पास वो सारी चीज़ें रहेंगी, ऑप्शंस PSU ज्वाइन करने की, जो इस साल आप नहीं अचीव कर पाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मेरी टीम ने भी गेट 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई है, काफ़ी अच्छी है। सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन है ना। मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट उसमें किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन अगर हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है या डाई कास्टिंग है या ग्रेविटी कास्टिंग, इस टाइप से ऑप्शन दिए, एक उनमें से आंसर होगा। अगर आप आंसर गलत करते हैं या ठीक करते हैं, सॉल्यूशन में सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं, है ना। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन भी प्रॉपर होगा। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप टाइटल बार में लिखेंगे web.digcareerthrust.com, तो आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। आप सिंपली मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, प्लस आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन भी मिल सकता है ना। तो आप मोबाइल में भी टेस्ट दे सकते हैं, आप लैपटॉप या PC में भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, तो मेरे को एज वेन टाइम मेरे को मिलता है तो मैं वहाँ भी उनको क्वेरीज़ के रिप्लाई कर देता हूँ। व्हाट्सएप का जो नंबर है 8708267048। कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, रीज़न बीइंग दिन में शेड्यूल काफ़ी टाइट मेरा रहता है, और इवनिंग में फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में आ जाता हूँ। तो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं उनके मैं जनरली रिप्लाई कर देता हूँ। तो आपके कोई डाउट क्वेरी तो इस वीडियो कमेंट में भी डाल पाएंगे, और व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे तो भी मैं टेकअप कर लूँगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपको एक वेलकम मैसेज मिलता है चैट में, और वो वेलकम मैसेज मेरी तरफ से ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है। आप वहाँ भी कोई अपनी डाउट क्वेरी डालेंगे तो वहाँ भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। अपना मन स्ट्रॉन्ग रखें, जब तक मन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे आप एक अच्छी पोस्ट पे, जिस पे मन स्ट्रॉन्ग होना एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, आप नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी पोस्ट की डिमांड है कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मेहनत करने में कंसिस्टेंसी रखते हैं, रिजल्ट पाने में आप पेशेंस रखते हैं, ठीक है। ये नीड रहती है आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मन हल्का ना करें, है ना। इस बार रैंक नहीं आई, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आएगी। और जो आपने मिस्टेक्स करी हैं उनको एलिमिनेट करिए
और सिंसियरली 1 साल देख के देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगर सिंसियर 1 साल दे दिया 101% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि 100 क्वेश्चंस पर डे का स्ट्रेटेजी हमारे काम आई, टेस्ट देने के स्ट्रेटेजी हमारे काम आई। वो जो भी चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, वो आप लोगों के तभी काम आ पाएगी जब आप लोग सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। क्योंकि टेस्ट देने की जो स्ट्रेटेजी 3 राउंड मेथड में बताता हूँ वो तभी आपके यूटिलाइज में आएगा ना, काम आएगा, जब आप एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करके रहेंगे, आप प्रैक्टिस करके रहेंगे, तब आपके काम आएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन पर डे आप तब कर पाएंगे ना जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और आप क्वेश्चन देखते ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या धीरे धीरे अपना नॉलेज लेवल इंप्रूव कर रहे हैं, तब जाके 100 क्वेश्चन पर डे आप कर पाएंगे। ठीक है, और आज से ही आप स्टार्ट करते हैं तो 30 डेज पर डे भी करेंगे, 2-2 क्वेश्चन पर डे इंक्रीज करेंगे, तो अगले होपफुली 1-1.5 महीने में आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन पर डे पे पहुंच जाएंगे। और दिसंबर तक आप इमेजिन करो कितनी स्पीड पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपको डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ना। और अभी काफ़ी सारे बच्चों का ये भी था कि हमें शेड्यूल बना के एक दे दो गेट 2024 के लिए। तो शेड्यूल मैं बना रहा हूँ, उसमें एकदम डिटेल्ड में सारी चीज़ें दूंगा आपको, क्लास नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, रिवीजन पैटर्न भी दूंगा, डे वाइज प्लान भी दूंगा, कब क्या रिवाइज करना है, कब कौन से टेस्ट देने, सारी डिटेल्ड चीज़ें मैं दूंगा। इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं डिटेल्ड डे वाइज में पूरा प्लान बना रहा हूँ। तो मीनवाइल जब तक मैं वो लेके आता हूँ तब तक आप मैथमेटिक्स कवर करें, है ना। मैथमेटिक्स सिंपली आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लें, किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लें जिसमें थ्योरी हो, थ्योरी के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना। तो वो टाइप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथमेटिक्स आपका टिप टॉप हो जाएगा, 15 नंबर आपकी झोली में ऐड हो जाएंगे, फिर उसका रिवीजन बचेगा बस। तो जब तक मैं डिटेल्ड लेके आता हूँ प्रिपरेशन का तरीका, डे वाइज प्लान, तब तक आप मैथमेटिक्स कवर करें, क्योंकि उसमें मेरा स्टार्टिंग जो है मैं मैथमेटिक्स से ही आपकी करवाऊंगा। ठीक है, तो जब जैसे मैं शेड्यूल डालूंगा तो उसमें ऑलरेडी आप 8वें 10वें दिन से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।